हाय फ्रेंड्स, मर्सिडीज GLS को लग्जरी SUVs का डॉन कहा जा सकता है और आज मैं चलाने आई हूँ बेबी GLS। जी हाँ, ये टैग मिला है मर्सिडीज GLB को और ये गाड़ी इंडियन मार्केट में एक तरह से काफ़ी यूनिक होने वाली है क्योंकि ये गाड़ी साइज़ में तो छोटी है लेकिन 7 सीट्स अरेंजमेंट ऑफर करती है। और अगर आप वो बेबी GLS का टैग जानना चाहते हैं तो अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखें तो वो काफ़ी कुछ GLS की झलकी देता है। ऑफ कोर्स ये उससे काफ़ी छोटी है लेकिन फिर भी GLS की झलकी आपको वहाँ मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके लुक्स की। जो यूनिकनेस की मैं बात कर रही थी वो आपको इसके फ्रंट लुक में भी नज़र आएगी। वैसे तो ये GLC से साइज़ में बहुत सिमिलर है लेकिन इसका जो फ्रंट लुक है वो उससे काफ़ी अलग है। ऑन दैट नोट मैं यहीं पर आपको इसके GLC के साथ डायमेंशंस का कंपैरिजन भी बता देती हूँ। इसकी लेंथ 4646 मिलीमीटर है जो कि GLC के मुकाबले मात्र 12 mm ही कम है। विड्थ 1.85 मीटर्स है। इस GLB 220D 4MATIC AMG लाइन की हाइट है 1706 मिलीमीटर्स, वही व्हील बेस है 2829 मिलीमीटर्स का जो कि GLC के मुकाबले 44 mm या फिर करीब 1.5 इंच छोटा है। तो साइज में ये वाकई GLA और GLC के बीच बैठती है और GLC के काफी करीब है, लेकिन देखने में काफी अलग है। अगर आप इसका फ्रंट लुक देखें तो वो भी एक तरह से यूनिक है और वो इसलिए क्योंकि ये उतना अग्रेसिव नहीं है जितना कि मर्सिडीज़ की जो SUVs हैं वो प्रोजेक्ट करती हैं। और वो आई थिंक बिकॉज कि इसका जो ग्रिल है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर क्रोम के बिट्स आपको नज़र आ जाएंगे। देन यहाँ पर ये बीच में ये बड़ी सी एक स्ट्रिप दी गई है जिसमें मर्सिडीज़ का लोगो बैठता है। अगर आप नीचे की तरफ ध्यान दें तो बम्पर पर भी क्रोम लगा हुआ है। ये हाई परफॉर्मेंस LED हेडलैम्प्स हैं। इनका जो काफ़ी का कहना है कि इनका जो थ्रो है वो बहुत अच्छा है और थोड़ी सी वार्म लाइट मिलती है, बट मैंने इसे रात में नहीं चलाया तो मैं नहीं बता सकती कि वाकई ऐसा कैसा इसका थ्रो है। GLB जो है वो एक 7 सीटर गाड़ी है, फैमिली के लिए है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसका फ्रंट लुक अच्छा है। अब आपको साइड प्रोफाइल की कुछ एक चीज़ें दिखाती हूँ। उसको दिखाने से पहले यहाँ पर भी दिखा देती हूँ कुछ और एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है, डिज़ाइन एलिमेंट। फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फॉग लैम्प एरिया ज़रूर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब इसमें जो एलॉय व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये स्टार शेप का डिज़ाइन डुअल कलर में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और AMG लाइन में तो ये 19 इंच के एलॉयज मिल रहे हैं लेकिन प्रोग्रेसिव लाइन में 18 इंच के एलॉयज हैं। यहाँ पर आपको ये स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस दिखाई देंगे। ORVM पर नजर डालिए क्योंकि यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है उसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट है, वो थोड़ा आगे की तरफ पतला है फिर चौड़ा हो जाता है। देन यहाँ पर जो ये विंडो लाइन है अगर आप देखें ये भी पीछे की तरफ थोड़ी सी उठ जाती है और वो भी इसके साइड प्रोफाइल में थोड़ा सा कैरेक्टर ऐड करती है। आपको ऊपर रूफ रेस दिखाई दे जाएंगे और जो ग्लास एरिया है वो अच्छा बड़ा पता चल रहा है। नीचे क्रोम की एक स्ट्रिप आपको मिल जाती है। चलिए अब ले चलती हूँ इसके रियर में। रियर मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपल ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये LED टेल लैम्प्स हैं जो कि रैप अराउंड से हैं और यहाँ पर जो गाड़ी मैं चला रही हूँ वो है 220D 4MATIC, तो उसकी बैजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। बीच में मर्सिडीज़ का लोगो है और नीचे क्रोम की चौड़ी स्ट्रिप दी गई है और जो एग्जॉस्ट पाइप्स हैं वो भी क्रोम से लाइंड दिखाई देंगे। अब क्योंकि ये 7 सीटर है तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सातों सीट्स अप करके कितनी जगह है, तो 2 छोटे बैग्स रखने की जगह मिल जाती है। और अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो करीब 700 लीटर का स्पेस मिलता है और इसके आगे जो सेकेंड रो है वो 60-40 स्प्लिट फोल्ड हो जाती है जिसके बाद आपके पास करीब 1680 लीटर्स का स्पेस बन जाता है। और अब गाड़ी के अंदर कितना स्पेस है, कैसे फीचर्स हैं ये पता करते हैं और पता ये भी करते हैं कि वो जो थर्ड रो आपको मिल रही है वो वाकई काम की है क्या। चलिए तो पहले बात सेकेंड रो की, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल तो सेकेंड रो आने वाली है, थर्ड रो तो आप कम ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सेकेंड रो की बात करूँ तो पहली बात यहाँ पर आपको लेग स्पेस
बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। ये सीट्स उन्हीं जगह पर हैं जहाँ पर मैं ड्राइव कर रही थी, मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है, तो बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है, बहुत आगे भी नहीं है, समवेयर इन द मिडल। और अगर ये पीछे भी आती हैं देन टू यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ लेग स्पेस, यहाँ पर फुट स्पेस भी बहुत ही बढ़िया है। हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी मेरे लिए तो ठीक ठाक यहाँ पता चल रहा है। आई थिंक 6 फीट के लोगों को थोड़ा सा टाइट पता चलेगा, लेकिन उनके लिए भी हेडरूम अवेलेबल होगा। थाई सपोर्ट जरूर थोड़ा कम है और 3 लोगों के लिए ये सेकंड रो थोड़ी टाइट पड़ेगी। अब इस सीट की 2-3 खास बातें हैं। पहले तो ये आगे और पीछे भी हो जाती है, तो आप इसको आगे स्लाइड कर सकते हैं। अगर पीछे कोई बैठा है तो उसको जगह देने के लिए इसे आगे स्लाइड किया जा सकता है। और साथ ही अगर आप अपनी सीट थोड़ी और कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इस सीट पर आपके लिए एसी वेंट्स हैं, यहाँ पर एक सी टाइप चार्जिंग पॉइंट है, आर्म रेस्ट है और इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है सनरूफ। चलिए अब ले चलती हूँ आपको थर्ड रो पर, दिखाती हूँ क्या मैं वहाँ पर वाकई फिट हो पाऊंगी। लेट्स गो। तो थर्ड रो पर जाने के लिए यहाँ पर जो लीवर है उसको आपको उठाना है और इसके बाद ये सीट आगे मूव हो जाएगी। तो अब थर्ड रो में जाने की सबसे पहली मुश्किल, यहाँ पर ये जो एरिया है जिसमें मुझे अंदर जाना है वो बहुत कम है। जाया जा सकता है लेकिन ग्रोन अप्स को काफ़ी मुश्किल होने वाली है। चलिए अब मैं कोशिश करती हूँ अंदर जाने की। ओके, यहाँ पर ग्रैब हैंडल है तो एटलीस्ट वो तो काम आ जाएगा। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट देकर मैं अंदर तो आ गई हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कितना स्पेस है वो बता देती हूँ। तो पहली चीज़, मैंने ये सीट थोड़ी आगे की है, अदरवाइज मेरे पास यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। अब जब ये थोड़ी सी आगे है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ही जगह है जहाँ पर मैंने इसको आगे किया। अभी इसमें और भी स्पेस है आगे जाने का। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास स्पेस ठीक ठाक है। नीज़ मेरे इस सीट से टच नहीं हो रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर मेरे लिए हेड रेस्ट है, हेडरूम भी थोड़ा बहुत मिल जा रहा है और विंडो यहाँ पर छोटे साइज़ का दिया गया है। एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर सी टाइप का दिया गया है। मुझे लगता है ये सीट बच्चों के लिए ठीक है, वो 8 से 12 साल के बच्चे यहाँ पर बैठ पाएंगे, लेकिन अगर आप ग्रोन अप से ज़्यादा लंबी ड्राइव में यहाँ बैठने की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपसे नाराज़ होने वाले हैं, तो वो मत करिएगा। लेकिन बच्चों को यहाँ पर बिठाया जा सकता है, सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दी गई हैं। एसी वेंट की कमी है, तो देखना होगा कि गर्मी में कितनी यहाँ पर इस गाड़ी का एसी कारगर होता है। लेकिन फ़िलहाल हम जहाँ पर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मदुरई में है इस वक्त, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो इतना बुरा फील नहीं हो रहा। आप एक बार इसकी सारी फीचर्स और सेफ्टी लिस्ट पर नज़र डाल लीजिए। मैं वापस से कोशिश करती हूँ यहाँ से बाहर निकलने की, और वो काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है, तो आप तब तक जाके देखिए वो लिस्ट। मर्सिडीज GLB में फीचर्स भर भर के मिलेंगे। 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इतना ही बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले, एक ही यूनिट लगते हैं दोनों। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, MBUX सिस्टम है, इनबिल्ट नेविगेशन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन मैनेज करने के लिए इसमें टच पैड भी दिया गया है, वायरलेस चार्जर, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल जोन एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स हैं। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग के साथ कैबिन का लुक अलग ही उभर कर आता है। ड्राइवर डिस्प्ले भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले अगर वायरलेसली कनेक्ट किए जा सकते होते तो बेहतर होता। इंटीरियर्स की क्वालिटी की बात करूं तो वो बेहतरीन है। नापा लेदर से रैप्ड मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील विद एल्यूमिनियम इंसर्ट्स देखने में काफी अच्छा लगता है। सेंटर में 3 टर्बाइन इंस्पायर्ड एयर वेंट्स अटेंशन खींचते हैं। डैशबोर्ड और डोर पर ब्रश्ड एल्यूमिनियम इंसर्ट्स अंडरस्टेटेड एलिगेंस ऐड करते हैं। लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ फ्रंट पावर सीट काफी कंफर्टेबल हैं। GLB पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आ रही है। 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 163 HP की पावर देता है, इसके साथ आता है 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स। दूसरा इंजन है 2 लीटर डीजल इंजन जो कि 190 HP की पावर देता है और 400 Nm का टॉर्क। ये आता है 8 स्पीड DCT के साथ।
पेट्रोल इंजन तो सिर्फ प्रोग्रेसिव लाइन में मिलेगा, डीजल प्रोग्रेसिव के साथ AMG लाइन में भी आएगा और यही टॉप स्पेक AMG लाइन में आज चला रही हूँ। और ये इंजन पावरफुल भी बहुत है। वो जो 400 Nm का टॉर्क या फिर जो पुलिंग पावर है, जैसे ही आप पेडल पुश करेंगे आपको उसका एहसास हो जाता है। एकदम लंच करती है ये गाड़ी, जैसे कहते हैं ना जो शेर होता है वो आगे जंप करता है अपना शिकार करने से पहले, वैसे ही ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। इंजन काफी रिस्पॉन्सिव है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। और ये इंजन पावरफुल है और इस गाड़ी को स्पीड पकड़ने में वक्त ज़्यादा नहीं लगता है। ये इस बात से भी साफ हो जाता है कि अगर आप GLC से इसका फॉर एग्जांपल कंपेयर करें आंकड़े, तो काफ़ी सिमिलर है। इस गाड़ी को 0 to 100 kph जाने में 7.6 सेकेंड्स का वक्त लगता है और लगभग इतना ही वक्त GLC को भी लगता है। GLC को 0 to 100 kph पहुंचने में 7.9 सेकेंड्स लगते हैं, यानी GLB थोड़ी तेज ही है GLC से। ये जो डीजल इंजन है इसकी आवाज़ गाड़ी में बहुत कम आती है। अगर आप आइडल पे भी खड़े हैं तो भी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन या फिर ज़्यादा नॉइज़ पता नहीं चलती है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप इको और कंफर्ट मोड में हैं, देन इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप भूल जाएं कि आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हैं, इतनी कम नॉइज़ गाड़ी के अंदर आती है। लेकिन अगर एक्सीलरेटर पेडल पर ज्यादा जोर दिया जाए तब ये इंजन धीमी आवाज में ही सही आपको याद दिला देगा कि ये एक डीजल इंजन है। गियर बॉक्स का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ऑन पॉइंट लगा, काफ़ी प्रिसाइज लगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स मोड है बिसाइड्स इंडिविजुअल एंड ऑफ रोडिंग मोड। अगेन ऑफ रोडिंग मोड मैंने चेक नहीं किया है तो उसके बारे में बात नहीं होगी। अभी इको, कंफर्ट और साथ ही स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं। तो पहले तो इको और कंफर्ट मोड में जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर होती है और स्लो नहीं पता चलती गाड़ी। ऐसा नहीं है कि कंफर्ट मोड में आपको लगे कि आप चला नहीं सकते या फिर आपको ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हाँ, इको मोड में ज़रूर शायद आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ जाए, लेकिन वो भी तब करनी होगी जब आप शहर के बाहर चला रहे हों, या फिर अगर आप शहर में चलाएं तो उसके लिए इको मोड बिल्कुल ठीक है। पावर बिल्डअप लीनियर और प्रिडिक्टेबल होता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो पहले तो स्पोर्ट्स मोड में जो इंजन साउंड है वो बदल जाता है, थोड़ा और ग्रंटी सुनाई देता है, तो उसका अपना एक मज़ा है। उसके बाद गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा क्विक हो जाता है। गाड़ी आपको पता चलती है कि एजिलिटी बढ़ गई है, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है क्विक हो गया है और उस मोड में गाड़ी को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। स्टीयरिंग से फीडबैक भी बेहतर मिलता है और एक 7 सीटर गाड़ी भी फन हो सकती है, ये GLB प्रूव कर देती है। और अगर इस बात को ध्यान में रखकर देखें कि ये एक पीपल मूवर है तो इसकी राइड क्वालिटी भी अच्छी मानी जाएगी। इसमें जो स्टेबिलिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। जहां हम जिस रोड पे चला रहे हैं, कोडाईकनाल से मदुरई की तरफ जो रोड जाती है, वहां पर ट्विस्टी रोड बहुत ज़्यादा है और उन सब पर न सिर्फ फ्रंट सीट पर बल्कि रियर सीट पर भी काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिली है। बॉडी रोल है तो सही, लेकिन काफी कंटेंट है और परेशानी का सबब नहीं। GLB की ड्राइव ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल कर आया। इस गाड़ी के लिए ये 2 लीटर डीजल इंजन परफेक्ट फिट लगता है, जो कि परफॉर्मेंस तो देता ही है और GLB के पीपल मूवर प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए केपेबल भी लगता है। फैमिली कार हो तो उसमें सेफ्टी फीचर्स भी पूरे होने चाहिए, तो क्विकली एक नजर इसकी सेफ्टी फीचर्स लिस्ट पर भी डाल लेते हैं। GLB एक अपनी तरह की अलग ऑफरिंग होने वाली है। पहले तो लग्जरी सेगमेंट में 7 सीटर गाड़ियां वैसे ही कम हैं और इसके प्राइस बैंड के आसपास तो बहुत ही कम। हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत 67 से 72 लाख के आसपास हो सकती है। ये थोड़ी महंगी जरूर होगी क्योंकि ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड है, तो GLC से भी कीमत ज्यादा हो सकती है। लेकिन जिन्हें फैमिली कार चाहिए लग्जरी सेगमेंट में, उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है और इसकी प्रैक्टिकलिटी उन्हें भी पसंद आ सकती है, जो कि शायद GLC कंसिडर कर रही है।